हेलो, मेरा नाम है शारून और आप देख रहे हैं नर्ड नर्सेस यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे एबीजीज इंटरप्रिटेशन के बारे में और नॉर्मल एबीजीज क्या होती हैं, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, हम किस तरह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस को इंटरप्रेट करते हैं, उसकी डायग्नोस किस तरह से करते हैं, पार्शियल कंपनसेशन क्या होती है, फुली कंपनसेशन क्या होती है, और ऐसा वो कौन सा ऐसा टेस्ट है जो हमें एबीजीज करने से पहले करना चाहिए और जो बहुत ज़रूरी भी है, और ये बहुत सारे एग्जामिनेशंस में भी आता है ये टेस्ट। और उसके बाद हम एंड में इस एबीजीज के एंड में प्रेजेंटेशन के एंड में ये भी देखेंगे, बहुत सारी वैल्यूज़ मेरे पास है जिस पे हम इंटरप्रिटेशन करेंगे और मैं आपके साथ इंटरप्रेट करूँगा एक एक वैल्यू को और उससे डायग्नोस करते हुए जाएंगे, ताकि आप सीख सकें कि मैं एबीजीज को हम किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। पार्सली कंपनसेटेड अगर एबीजी होगी वो किस तरह से इंटरप्रेट होगी, फुली कंपनसेटेड एबीजी होगी तो वो किस तरह से इंटरप्रेट होगी। तो हम जो आज एबीजी इंटरप्रिटेशन प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये हम रोम मेथड के ज़रिए हम इंटरप्रेट करें। ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और डिफ़ाइन एबीजी, इसमें हम एबीजी में हम क्या देखते हैं, हम ब्लड पीएच देखते हैं कि क्या हमारे ब्लड जो है वो एसिडोटिक है या हमारा ब्लड जो है अल्कोलोटिक है, और हमारे लंग्स किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारे नॉर्मली जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ब्लड में सही तरह से पहुंच रही है, और या क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लंग से बाहर आती है, जो हम बाहर एक्सपेल आउट कर देते हैं, क्या क्या वो ठीक तरीके से निकल रही है। वो सब चीज़ें और ब्लड पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, पीओ2 लेवल्स हमें जो है बीजीज़ में पता लगते हैं। हम हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एलन टेस्ट, और ये हमारे बहुत से एग्जामिनेशंस में भी आता है कि एलन टेस्ट जो है वो किया जाता है। बाईपास सर्जरी में ख़ास तौर पे इस एलन टेस्ट को यूज़ किया जाता है, क्योंकि सर्जन्स की अगर चॉइस है कि वो रेडियल आर्टरी को यूज़ करें बाईपास के लिए, क्योंकि नॉर्मली वैसे जो है सेफनेस वेनस ग्राफ्ट ली जाती है लेग से, और उसको जो है वो बाईपास के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन कुछ सर्जन्स की जो है वो प्रेफ़रेंस होती है कि वो रेडियल आर्टरी को यूज़ करें, क्योंकि फ्लो उसका अच्छा होता है आर्टरी का। तो उसमें क्या करते हैं कि 2 फिंगर्स को प्रेस करते हैं रेडियल आर्टरी पे, एक फिंगर को रेडियल आर्टरी पे प्रेस करते हैं और दूसरी फिंगर को अल्नर आर्टरी पे प्रेस करते हैं, और हमारा जो हाथ होता है वो बिल्कुल पेल हो जाता है, क्योंकि दोनों आर्टरीज़ को प्रेस करने की वजह से ब्लड सप्लाई हाथ में नहीं जाती, जिसकी वजह से हमारा हाथ जो है वो बिल्कुल पेल हो जाता है। और इसके बाद हम कुछ सेकंड बाद ही अल्नर आर्टरी की जो फिंगर है उसको हम हटा देते हैं, और जैसे ही अल्नर आर्टरी की फिंगर को हटाते हैं तो हमारा हाथ एकदम से रेड हो जाता है, क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सर्जन रेडियल आर्टरी को निकाल भी लेता है हाथ से, तो अल्नर आर्टरी से हाथ को सर्कुलेशन अच्छे से मिल रही है। लेकिन अगर अल्नर आर्टरी ब्लड सर्कुलेशन नहीं दे रही, हार्ट में सेंसेशन, ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो रही, तो फिर हम रेडियल आर्टरी यूज़ नहीं कर सकते। और इसी तरह हम अगर अल्नर आर्टरी सही से ब्लड हाथ में दे रही है तो इसका मतलब है ये नेगेटिव हुआ, और अगर वो नहीं दे रही तो अगर वो पॉजिटिव है, अगर रिज़ल्ट जो है इसका पॉजिटिव है, तो हम जो है इसको हम रेडियल आर्टरी को यूज़ कर सकते हैं एबीजीज़ के लिए भी, और उसी तरह से बाईपास के लिए हम ग्राफ्टिंग के लिए भी उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो नेगेटिव आया, और मतलब नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर हमारी एल्नर आर्टरी को हमने वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं मिल रही है, हाथ में सर्कुलेशन और ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है नेगेटिव रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव है। तो फिर हम, अगर रिज़ल्ट नेगेटिव है तो फिर हम रेडियल आर्टरी पे प्रिक भी नहीं कर सकते, और ना ही हम वहाँ पर जो है वो उसको बाईपास सर्जरी के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हम इसमें ये कहेंगे कि अगर अगर हमने उस हाथ को दोबारा से यूज़ कर लिया, अगर बाय चांस हम एबीजीज़ करते हैं रेडियल आर्टरी से और वहाँ पर कोई ऐसा हेमाटोमा बन जाता है, और हम उस आर्टरी को जो है वो ऑक्लूड कर देते हैं, जिससे हम हाथ को हम आगे जाके एम्पुटेट भी हो सकता है हाथ, उस इस हमारी छोटी सी नेग्लिजेंसी की वजह से। तो इसलिए एलन टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एबीजीज़ करने से पहले, और ख़ास तौर पे बाईपास सर्जरी करने से पहले, जब हम रेडियल आर्टरी सर्जन्स यूज़ करते हैं।
रोम मेथड में हम देखते हैं कि रोम मेथड जो है वो रिस्पिरेटरी ऑपोजिट, आर फॉर रिस्पिरेटरी, ओ फॉर ऑपोजिट एंड एम फॉर मेटाबॉलिक एंड ई फॉर इक्वल। रिस्पिरेटरी ऑपोजिट होगा हमेशा ये सिस्टम और मेटाबॉलिक इक्वल होगा। रिस्पिरेटरी ऑपोजिट किस तरह से होगा? अगर हमारा CO2 लेवल बढ़ा हुआ है तो हमारा pH लेवल कम होगा, और इसी तरह से अगर हमारा CO2 लेवल कम है तो हमारा pH बढ़ा हुआ होगा। अगर इस तरह से हम ABGs की वैल्यूज़ को देखते हैं तो ये हमारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये अपोजिट है। इसी तरह से हम अगर मेटाबॉलिक में देखें तो मेटाबॉलिक हमेशा इक्वल जाएगा। मेटाबॉलिक अगर हमारा बाइकार्ब कम है तो हमारा पीएच भी कम होगा, और अगर हमारा बाइकार्ब बढ़ा हुआ है तो पीएच भी बढ़ा होगा। तो इसका मतलब है ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। हम देख लेते हैं नॉर्मल वैल्यूज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि नॉर्मल एबीजीज की वैल्यूज़ क्या हैं। पीएच की जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 7.35 टू 7.45। PO2 की नॉर्मल वैल्यू है 8200। अगर हमारा PO2 80 से कम है तो हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं हाइपोक्सिया। तो इससे हम पेशेंट अगर ऑक्सीजन पे है तो हम उसकी ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं, अगर वो पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो हम उसकी FiO2 थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। PCO2 लेवल हमारे 35 टू 45 नॉर्मल है। बाइकम हमारा 22 टू 26 है। कुछ बुक्स में 28 लिखा हुआ है, तो उससे हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर कोई 28 अज्यूम करता है तो वो 28 अज्यूम कर सकता है। बेस डेफिसिट जो है हमारा +2 -2, -2 से कम होगा तो एबनॉर्मल होगा, +2 से ज़्यादा होगा तो एबनॉर्मल होगा। हम अभी डायरेक्टली अपनी ड्रोम मेथड को यूज़ करते हुए हमारे पास एक वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इनको हम देखते हुए डायग्नोज करेंगे। डायग्नोसिस मैंने इस पहले से लिख दी है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसको सॉर्ट आउट करता हूँ। हमारा पीएच 7.30 है। 7.30 का मतलब है हमारा पीएच 7.35 से 45 तक नॉर्मल होता है। इसका मतलब है हमारा पीएच 35 से कम है तो वो एसिडोटिक है। PO2 हमारा नॉर्मल है 110, 80 टू 100 होता है, मोर देन 100 है इसलिए नॉर्मल है। PCO2 हमारा 40 है जो कि 35 टू 45 होता है, ये नॉर्मल है। बाइकार्ब हमारा 19 है। बाइकार्ब हमारी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 22 टू 26 है। इसका मतलब है बाइकार्ब हमारा कम है, तो हम बाइकार्ब हमारा एसिडोटिक है। इसलिए मैंने रोम मेथड में रेस्पिरेटरी को नॉर्मल लिखा, क्योंकि हमारी PCO2 लेवल नॉर्मल है 40, और हमारा मेटाबॉलिक जो है M, उसकी जगह मैंने एसिडोटिक लिखा, इसलिए क्योंकि हमारा बाइकार्ब कम है, 22 से कम है, इसलिए मैंने उसको एसिडोटिक लिखा। तो हमारा जो रोम मेथड के ज़रिए जो हमारा पीएच है वो मेटाबॉलिक के साथ मैच करा है, क्योंकि हमारा बाइकार्ब भी कम है और हमारा पीएच भी कम है, तो ये मैच हो रहे हैं दोनों। तो इसलिए हम कहेंगे ये प्रॉब्लम जो है वो मेटाबॉलिक है। तो हम बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और हमारे उसके साथ साथ हमारे इसमें कोई कंपनसेशन नहीं हो रही है, मतलब हमारे जो PCO2 है वो पीएच की हेल्प नहीं कर रहा कि वो नॉर्मल हो, उसकी वैल्यू बिल्कुल नॉर्मल है, अपनी फिगर के अंदर बिल्कुल नॉर्मल है। इसलिए हम इसको सेकंड जो डायग्नोज होगा वो हमारा होगा अनकम्पनसेटेड, क्योंकि वो उस PCO2 हमारा नॉर्मल है, इसलिए हम बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस अनकम्पनसेटेड। सेकंड हमारे पास वैल्यू है 7.20 pH जो कि एसिडोसिस है। PO2 हमारा 70 है। 80 टू 100 हमारा नॉर्मल होता है, ये 70, इसका मतलब है हमारा जो PO2 है वो हाइपोक्सिया में है। तो हम पेशेंट को डायग्नोसिस में हाइपोक्सिया लिख सकते हैं। हम यहाँ पर हम वेंटिलेटर की सेटिंग्स पे जाएंगे तो हम FiO2 को बढ़ा सकते हैं। हम अगर हमारे पेशेंट ऑक्सीजन पे है तो हम उसकी ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं विद द डॉक्टर्स कंसर्न। PCO2 लेवल अगर हम इसमें देखें तो 35 टू 45 होता है हमारा PCO2 लेवल। तो हम यहाँ पर जो हमारा PCO2 लेवल है वो 35 टू 45 के दरमियान में है, मतलब 36 है। इसका मतलब है ये नॉर्मल है, इसलिए हमने ROME रेस्पिरेटरी की जगह हमने नॉर्मल लिख दिया। बाइकार्ब हमारा दोबारा से अगर हम देखें तो 16 का है, इसका मतलब बाइकार्ब हमारा कम है। बाइकार्ब हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है 22 टू 26, तो हमारा बाइकार्ब 16 आ रहा है, इसका मतलब है हमारा बाइकार्ब एसिडोटिक है, लोअर साइड पे है। तो हम क्या कहेंगे, हमारा बाइकार्ब जो है वो लोअर साइड पे है और हमारा पीएच भी लोअर साइड पे है। तो हमारा जो ये प्रॉब्लम हुआ वो मेटाबॉलिक हुआ, क्योंकि वो मेटाबॉलिक इक्वल हो रहा है, मतलब पीएच के साथ इक्वली मैच हो रहा है। इसलिए हम इस एबीजी को हम डायग्नोज करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस
अनकम्पनसेटेड इसलिए हम सेकेंड डायग्नोज में लिख रहे हैं क्योंकि हमारा PCO2 नॉर्मल है विद हाइपोक्सिया इसलिए क्योंकि हमारा PO2 कम है। इसके बाद हम थर्ड वैल्यू देखेंगे। इसमें हम देखते हैं हमारा pH 7.30 है। दोबारा से हमारा pH एसिडोटिक है, एसिडोसिस में जा रहा है। PO2 हमारा नॉर्मल है 115 जो कि 80 to 100 हमारा PO2 नॉर्मल होता है, तो ये मोर देन 100 है, इट मीन्स इट्स नॉर्मल। PCO2 हमारा 50 है। PCO2 अगर हमारा 50 है तो इसका मतलब है हमारा PCO2 बढ़ा हुआ है। PCO2 हमारा बढ़ा हुआ है। PCO2 अगर बढ़ा हुआ होता है, हमें पता है कि PCO2 की नॉर्मल वैल्यू क्या है 35 to 45। PCO2 हमारा 45 से बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है जब हमारा PCO2 बढ़ा हुआ होता है तो वो एसिडोसिस को शो करता है। और हमारे बाइकार्ब नॉर्मल है 23 है, 22 to 26 हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है बाइकार्ब की, ये 23 इट मीन्स इस नॉर्मल है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर जो हमारा रेस्पिरेटरी अपोजिट, अगर रेस्पिरेटरी अपोजिट हमारा होगा इसका मतलब है कि हमारा pH कम है और हमारा PCO2 बढ़ा हुआ है, इसके अपोजिट है, तो हम इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अगर हमारा pH कम है और हमारा PCO2 बढ़ा हुआ है, एसिडोटिक है, तो हम उसको कहेंगे रेस्पिरेटरी ऑपोजिट। और इसी तरह से इस वैल्यू में हमारा बिल्कुल ये वैल्यू मैच हो रही है, रेस्पिरेटरी मैच हो रहा है, इंक्रीज है। अगर हमारा pH कम है, हमारा PCO2 बढ़ा है, तो ये ऑपोजिट हो गया, तो हम इसको बोलेंगे ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। एसिडोसिस pH कम है इसलिए हमें बोलेंगे एसिडोसिस। एंड अनकम्पनसेटेड इसलिए क्योंकि हमारा बाइकार्ब दोबारा से यहाँ पर कंपनसेट नहीं कर रहा, वो अपनी नॉर्मल वैल्यू में। अब फोर्थ वैल्यू हमारे पास जो है वो हमारे पास जो वैल्यू है वो है pH हमारा 7.50 है। 7.50 का मतलब है हमारा pH की जो वैल्यू होती है नॉर्मल वो होती है 7.35 से 7.45 तक। तो 45 से ये वैल्यू बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब है ये हमारा pH अल्कोलोटिक है, अल्कोलोसिस में है। PO2 हमारा 75 है। दोबारा से हम हाइपोक्सिया में है पेशेंट। ये जो वैल्यू है इसमें नॉर्मल जो हमारी PO2 लेवल होता है वो 80 to 100 होता है, 80 से हमारा कम होता है हाइपोक्सिया में आ जाएगा। PCO2 हमारा 30 है। PCO2 हमारा लेवल कम आ रहा है इसमें, इसका मतलब ये है कि PCO2 की वैल्यू जो नॉर्मल होती है वो 7.35 से 7.45 तक, तो 7.35 से ये कम है, 7.35 से कम है 30 है। तो इसका मतलब है जब हमारा PCO2 कम होता है तो ये अल्कलोसिस शो करता है। और इसी तरह से अगर हम नीचे आ जाएं तो बाइकार्ब हमारा 24 है, बाइकार्ब हमारा बिल्कुल नॉर्मल है। तो हमारा pH जो है वो PCO2 के अपोजिट चल रहा है। अगर हमारा pH बढ़ा हुआ है तो हमारा PCO2 जो है वो कम है, मतलब उसके अपोजिट है, इसका मतलब ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। क्योंकि हम ऊपर अगर रोम मेथड में देखें तो रेस्पिरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल, तो रेस्पिरेटरी अपोजिट चल रहा है, मतलब pH हमारा कम PCO2 बढ़ा हुआ, pH हमारा बढ़ा हुआ और PCO2 कम, इसका अपोजिट है। तो इसका मतलब ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इसलिए हम कहेंगे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। एंड बाइकार्ब इज नॉर्मल, सो हम बोलेंगे अनकम्पनसेटेड विद हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इसलिए क्योंकि हमारा PO2 75 है। हमारी पांचवी वैल्यू जो है इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो pH है वो 7.43 है। ये EBG हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि ये वैल्यू जो है 7.43, इसका मतलब ये है कि हमारा pH बिल्कुल नॉर्मल है। इट मीन्स कि ये फुली कंपनसेटेड EBG है, फुली कंपनसेटेड वैल्यू है। जब भी आप अपने pH को नॉर्मल देखें और PCO2 और बाइकार्ब को वैल्यूज़ जो है वो नॉर्मल ना हों, तो इसका मतलब है कि हमारी EBG फुली कंपनसेटेड है। जब भी हमारा pH नॉर्मल हो तो हम उस EBG को कहेंगे फुली कंपनसेटेड। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा pH जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, 7.35 से 7.45 के दरमियान अगर हमारा pH होगा तो हम उसको नॉर्मल कहेंगे। लेकिन हम एक टाइम टेबल के साथ अगर देखें
अगर हमारा pH 7.35 to 40 से कम होगा तो हम उसको एसिडोसिस में गिनेंगे, और अगर हमारा pH 7.40 से बढ़ा हुआ होगा तो हम इसको अल्कलोटिक गिनेंगे। तो pH हमारा नॉर्मल है लेकिन हमारा pH अल्कलोटिक है, 4.3 है, तो हम इसको कहेंगे pH हमारा अल्कलोटिक। बट हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा pH किसके साथ मैच कर रहा है, क्या ये अपोजिट जा रहा है? हमारा PCO2 जो है वो कम है, 26 है, 35 to 45 है, तो 35 से कम है, इसका मतलब है pH हमारा कम है, तो ये अल्कलोटिक है। और मेटाबॉलिक भी हमारा जो है वो बाइकार्ब भी हमारा 18 है, तो बाइकार्ब भी हमारा कम है। अब अगर हम देखें इस pH को, pH हमारा अल्कलोटिक है, pH हमारा बढ़ा हुआ है और हमारा PCO2 कम है, तो ये इसके अपोजिट जा रहा है, इसका मतलब है ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। तो हम कहेंगे रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस एंड फुली कंपनसेटेड। फुली कंपनसेटेड इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि pH हमारा नॉर्मल है, इसलिए हम रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस विद फुली कंपनसेटेड विद हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया भी इसमें हमारे पेशेंट को शो हो रहा है। तो हम दोबारा से देख लेते हैं कि pH हमारा नॉर्मल है। जब भी हमारा pH नॉर्मल होगा, दूसरी PCO2 और बाइकार्ब हमारा ऊपर नीचे होगा, मतलब वैल्यूज इसकी नॉर्मल नहीं होगी, तो हम इसको कहेंगे फुली कंपनसेटेड ABG। लेकिन हमने ABG को डायग्नोज करने के लिए हमने ये देखना है कि 7.40 से अगर वैल्यू बढ़ी हुई होगी तो हम इसको अल्कोलोसिस मिलेंगे, अगर 7.340 से कम होगी तो हम इसको एसिडोसिस मिलेंगे। यहाँ पर हम pH हमारा 7.43 है तो हम इसको अल्कोलोसिस मिलेंगे, और इसके साथ हम इसको मैच कर रहे हैं PCO2 को। PCO2 हमारा अल्कोलोसिस में अगर हमारा pH जा रहा है तो हमारा PCO2 कम है, इसका मतलब है pH हमारे pH के अपोजिट चल रहा है PCO2, तो हम उसको कहेंगे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस विल फुली कंपनसेटेड। फुली कंपनसेटेड इसलिए क्योंकि हमारी pH जो है वो नॉर्मल है, फुली कंपनसेटेड ABGs है। इसके बाद हम एक और वैल्यू देख लेते हैं, इसमें हमारा ये है कि 7.37 का हमारा pH है। दोबारा से हमारे पास जो pH है वो नॉर्मल आया है, लेकिन हमारा pH जो है 7.40 से कम है, इसका मतलब है pH हमारा नॉर्मल तो है लेकिन एसिडोटिक है। इसके साथ साथ PO2 भी हमारा 75 है, मतलब हाइपोक्सिक है पेशेंट यहाँ पर, और PCO2 हमारा दोबारा से 33 है। 35 to 45 नॉर्मल वैल्यू होती है, 35 से कम है, इसका मतलब है पेशेंट हमारा अल्कोलोटिक है। PCO2 हमारा कम है, तो हम रेस्पिरेटरी की जगह हम R की जगह अल्कोलोटिक लिखेंगे। बाइकार्ब भी हमारा कम है, 16 का है, तो बाइकार्ब भी हमारा डिक्रीज़ है। लेकिन हम pH नॉर्मल है लेकिन एसिडोटिक है। एसिडोटिक मतलब हमारा pH कम है और pH के साथ हमारा बाइकार्ब भी कम है, तो इसको हम कहेंगे pH को हम कहेंगे बढ़ा हुआ है, pH हमारा कम है और उसके साथ हमारा बाइकार्ब जो है वो मैच हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस with fully compensated। fully compensated इसलिए because of the pH is normal with hypoxia due to PO2 is 75 because PO2 value normal is 80 to 100 and this value is 75, so this is hypoxia। नेक्स्ट में हमारे पास 7.51 का pH है। 7.51 का मतलब है एसिड अल्कोलोटिक pH। PO2 हमारा नॉर्मल है, PCO2 हमारा 47 है। 47 का मतलब है एसिडोटिक है हमारा pH। 47 का मतलब ये है कि 35 to 45 हमारा PCO2 नॉर्मल होता है, तो ये 45 से बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है अल्कोलोटिक है। इसी तरह से हम बाइकार्ब को अगर देखें तो बाइकार्ब हमारा 32 है और 32 बढ़ा हुआ है यहाँ पर हमारा बाइकार्ब। नॉर्मल बाइकार्ब जो वैल्यू हमारे पास होती है 22 to 26, तो हमारा यहाँ पर 26 से बढ़ा हुआ है बाइकार्ब। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा pH के साथ जो मैच कर रही है वैल्यू, pH भी बढ़ा हुआ है, बाइकार्ब भी बढ़ा हुआ है, तो ये होगा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। अगर और जो हमारा PCO2 है, CO2 है, वो
अगर हमारा पीएच बढ़ा हुआ है और CO2 भी बढ़ा है तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा, मतलब ये इसका अपोजिट होना चाहिए था, ये कम होता तो फिर हम इसको रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम कहते हैं, लेकिन पीएच हमारा मैच कर रहा है बाइकार्ब के साथ, इसलिए हम इसको कहेंगे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, क्योंकि उसके साथ इक्वल चल रहा है पीएच के साथ, तो हम कहेंगे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, अल्कलोसिस ड्यू टू पीएच इज अल्कलोटिक एंड partially compensated due to PCO2 is compensating the pH to normalize the value। तो हम पार्शली कंपनसेटेड एबीजीज कहेंगे, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल PCO2 की वैल्यू है उससे ये वैल्यू मैच नहीं कर रही थी, ये बढ़ी हुई है, और ये वैल्यू हमारे लंग्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि पीएच को नॉर्मल की तरफ लेके जाए, तो इसलिए हम कहेंगे कि पार्शली कंपनसेशन हो रही है इस एबीजी में। आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें फॉर नर्ड नर्सेस चैनल को, और मज़ीद आने वाली वीडियोस में आपको, ताकि आपके न्यू जो मैं वीडियोस अपलोड करूँ वो आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।